शारदा जी दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि तभी डोर बेल बजी। उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने पोस्टमैन डाक लिए खड़ा था। डाक लेकर शारदा जी अंदर आ गई और उन्हें अपने पलंग के सिरहाने रखकर फिर से सोने का प्रयास करने लगी। पर एक बार नींद में खलल पड़ने के बाद वापस नींद आना इतना आसान नहीं था। वो 10-15 मिनट आंख बंद कर सोने का प्रयास करके फिर से उठकर बैठ गई और पास रखी डाक उठाकर देखने लगी। लिफाफा खोला तो एक कोने में प्रेषक के नाम पर अपने बेटे संजय का नाम देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि संजय के मुंबई जाने के बाद आज पहली बार शारदा जी को उसका पत्र मिला था। इतने समय बाद बेटे को माँ की याद कैसे आई, इसी उत्सुकता से शारदा जी ने जल्दी से संजय का पत्र खोला तो संजय ने 2-4 औपचारिक वाक्य लिखने के बाद अपने पत्र लिखने के मूल उद्देश्य पर आते हुए लिखा था। माँ, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरा बिजनेस आजकल अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। माँ, आप तो जानती हैं कि किसी भी मेट्रो सिटी में एक छोटी सी दुकान खरीदना भी कितना मुश्किल होता है। हालांकि मेरी कमाई अच्छी है, पर मैं अपनी पूरी कमाई बिजनेस में ही लगा देता हूँ। इसलिए अब मुझे एक फैक्ट्री और खड़ी करनी है और उसके लिए मुझे अतिरिक्त आय की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम अपना जयपुर वाला मकान बेचकर रकम की व्यवस्था करें। माना कि फ़िलहाल आप वहाँ पर रह रही हैं, लेकिन आपके बाद में तो हम दोनों भाइयों का वहाँ जाकर बसने का कोई इरादा भी नहीं है। मैं इस विषय में सुनील भैया से बात कर चुका हूँ। उसने तो स्पष्ट कह दिया है कि उनकी भारत लौटने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। वो अमेरिका में ही अच्छी तरह सेटल हो चुका है। उसको आपकी किसी प्रॉपर्टी में कोई रुचि नहीं है, इसलिए उसने अपना हिस्सा भी मेरे नाम कानूनी तौर पर कर दिया है। इस तरह सुनील भैया की ओर से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बस सब कुछ आपको ही तय करना है। आप अकेली वहाँ रहकर क्या करोगे माँ? इससे बेहतर होगा कि आप हमारे पास ही शिफ्ट हो जाएं। वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसी हालत में आपका वहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। पिछली बार पापा के निधन के समय मैं वहाँ आया था तो मेरी अपने पड़ोसी गुप्ता अंकल से इस संबंध में बात हुई थी। वो अपने मकान को खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड लगे। वो इसके लिए अच्छी कीमत देने को भी तैयार हैं। पर यह मकान आपके नाम है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट पर आपके हस्ताक्षर होने हैं। मैंने मुंबई में ही सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए हैं, जिनको इस पत्र के साथ आपको भेज रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वहाँ वहाँ हस्ताक्षर कर मुझे सारे पेपर वापस भेज दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है माँ कि आप इस संबंध में कोई देरी नहीं करेंगी और अपने हस्ताक्षर करके पेपर्स भेज देंगी। शेष कुशल आपका संजय। संजय का पत्र पढ़कर शारदा जी हैरान हो गई। कभी पत्र को देख रही थी तो कभी उसके डॉक्यूमेंट को। बिना उनकी सलाह मशवरा के अपनी ओर से तो संजय ने सब कुछ तय कर डाला था। गनीमत थी कि मकान उनके नाम था, वरना वो तो शायद मकान का सौदा भी अपने आप करके उनको बस सूचना दे देता। संजय को अपने माँ के अकेलेपन और उनके स्वास्थ्य की चिंता बस अभी होने लगी थी, वरना पिछले वर्षों से शारदा जी कितनी बार उसको अपने साथ ले जाने का आग्रह कर चुकी थी, पर हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल जाता था। संजय का पत्र खोलने से पहले शारदा जी के दिल में जो सुखद उत्साह था वो काफूर हो गया था। मन में एक अजीब सी उलझन चल रही थी। सोचने लगी कि आजकल की पीढ़ी कितनी व्यक्तिपरक और आत्मकेंद्रित हो गई है। सविता भी उसकी ही बहन है, पर संजय ने उनकी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी को शायद जानबूझकर अनदेखा कर दिया। संजय का पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने जब दूसरा पत्र उठाया तो उस पर लिखित अपनी बेटी सविता की हस्तलिपि को पहचानने में शारदा जी ने बिल्कुल देरी नहीं की। वैसे भी सविता से तो
उनका पत्राचार चलता ही रहता था। सविता ने क्या लिखा होगा, इसी उत्सुकता से शारदा जी ने उसका पत्र भी खोला तो सविता ने लिखा था, माँ, इस बार मेरे पत्र देने में कुछ देरी हो गई, इसीलिए क्षमा करें। आप तो जानती हैं माँ कि नए नए अस्पताल को जमाने की व्यवस्था में समय कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। माँ, आपको ये जानकर खुशी होगी कि सुमित और मैंने मिलकर एक योजना बनाई है कि अपने अस्पताल के साथ के ब्लॉक में ही एक नया शिशु गृह खोलें, जहाँ बेसहारा और अनाथ बच्चों का लालन पालन किया जा सके। हमारे नए शिशु गृह पालना का निर्माण कार्य काफ़ी हद तक हो चुका है और निर्माण कार्य की यही रफ्तार रही तो अगले महीने उसका विधिवत उद्घाटन करने का विचार है। इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए ये पत्र विशेष रूप से मैंने आपको लिखा है ताकि आप अभी से अपने आने की तैयारी कर लें। आपके हाथों से ही हमारे शिशु गृह का शुभारंभ होगा और आपका नहीं आ पाने का कोई भी बहाना हमें मंजूर नहीं होगा। सविता ने आगे लिखा था, माँ, पिछले 25 वर्षों में आपने मुझे जो सहारा और प्यार दिया है उसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं बहुत बार सोच चुकी हूँ, पर हर बार एक संकोच की दीवारें आगे आ जाती हैं। आज बहुत दिनों तक सोचने के बाद मैंने अपनी बात कहने का निर्णय किया है। माँ, आपने मुझे बेसहारा अनचाही बिन माँ के संतान को अपनाकर मुझ पर जो उपकार किया है उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। आपने मुझे केवल सहारा ही नहीं दिया बल्कि मेरी अच्छी से अच्छी परवरिश भी की, मुझे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। ये सब मैं क्या कभी भूल पाऊंगी। स्वयं के 2-2 संतानें होते हुए भी आपने मुझे एक पल के लिए भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी जन्मदायी पुत्री नहीं हूँ बल्कि एक अपनाई हुई बेटी हूँ। अपने बचपन की एक एक स्मृति को मैंने बहुत सहेज कर रखा है। माँ, अपने बचपन में तो मैं यही समझती रही कि आप ही मेरी माँ हैं, पर जब कुछ समझ आई और हकीकत का पता चला तो आपके प्रति मेरी श्रद्धा दोगुनी हो गई। उसी दिन से आप मेरे लिए भगवान बन गई। आपने मेरी जैसी लाचार और बेबस बच्ची को अपनाकर समाज में अपनी उदारता का जो आदर्श स्थापित किया है, वही पत्र मेरे जीवन का मार्गदर्शन बन गया है। मेरी बहुत वर्षों से यह अभिलाषा थी कि मैं भी आपकी तरह अपने जीवन में अनाथ बच्चों का सहारा बनूंगी और ये इच्छा मेरी पूरी होने जा रही है। इसलिए माँ, इसका शुभारंभ मैं आपके हाथों से करना चाहती हूँ। कृपया निराश मत कीजिएगा। सविता का पत्र पढ़कर शारदा जी की आंखें भर आई कि वो चुप चुप सी शांत स्वभाव वाली लड़की आज कितनी मुखर हो गई है। और एक और उनके बेटे संजय का पत्र था जिसमें केवल अपने हक और अधिकारों की बात लिखी थी। अपने दोनों बेटों की अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। अच्छी से अच्छी स्कूल, हॉस्टल में उन्हें भेजा, उनके जीवन की हर सुविधा उपलब्ध करवाई, लेकिन फिर भी उनके बच्चों ने, ये तो हर माँ बाप का बच्चों के प्रति कर्तव्य होता है, ये समझकर कभी उनकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया। दूसरी ओर सविता का पत्र था, जो पत्र के हर शब्दों में उनके प्रति उनकी श्रद्धा और आदर के भाव थे। सविता ने उनको इतना सम्मान दिया था कि उसके पत्र को पढ़कर एक बार तो संजय के पत्र से मिली व्यथा और पीड़ा को शारदा जी भूल ही गई और अपने अतीत के गलियारों में घूमने लगी कि पिछले कुछ वर्षों में जीवन में कितना कुछ घट गया है। सविता का आगमन उनके जीवन में अप्रत्याशित रूप से हुआ था। उन दिनों शारदा जी सरकारी अस्पताल में महिला रोग चिकित्सक के रूप में कार्यरत थी। उन्हीं दिनों में उनकी सहेली सुमित्रा उनके संपर्क में आई। बचपन में सुमित्रा और शारदा जी एक ही मोहल्ले में रहने के कारण एक दूसरी से खूब पटती थी। बस अंतर इतना था कि सुमित्रा को उसके घर वालों ने पढ़ाया लिखाया नहीं था। लड़की है, लड़कियों को कौन पढ़ाता है बोलकर बस घर के काम में व्यस्त रखते थे। वहीं शारदा जी के पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई थी।
लेकिन घर में हमेशा दोनों साथ साथ खेलती थीं। बड़ी हुई तो शादी होने के बाद शारदा जी तो ससुराल आ गई थी। बाद में सुमित्रा का विवाह कहाँ हुआ उन्हें पता नहीं चल पाया। उस दिन कई वर्षों के बाद अचानक एक मरीज के रूप में सुमित्रा जब शारदा जी के सामने आई तो एक बार तो वो उसे पहचान भी नहीं पाई। वो सुंदर नाजुक सी लड़की पिछले 10 वर्षों में कितनी कमज़ोर हो गई थी। सुमित्रा ने भी शायद उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जांच करने वाली डॉक्टर उसके सहेली शारदा ही मिलेगी। कुछ क्षणों के लिए दोनों ही एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करते रही। फिर दोनों ने ही एक साथ एक दूसरे का नाम लिया तो दोनों के चेहरे खिल उठे। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक गले से मिलती रही। उस समय सुमित्रा को 5वां महीना चल रहा था। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। सुमित्रा से ही पता चला कि पिछले 5 वर्षों में 2 कन्याओं को जन्म देने के अलावा उसका एक बार पांव फिसलकर गिर जाने की वजह से अबॉर्शन हो चुका है। इतने कम अंतराल पर वो एक बार फिर से गर्भवती हो गई थी। सुमित्रा के चेहरे की घबराहट देखकर शारदा जी ने जब उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि 2 बेटियों को जन्म देने के कारण उसके पति और सास उस पर बहुत जुल्म ढा रहे हैं। इस बार तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर उसने फिर से बेटी को जन्म दिया तो वो लोग उसे घर से ही निकाल देंगे। सुमित्रा की दर्द भरी दास्तां को सुनकर शारदा जी भी बहुत दुखी हुई। सुमित्रा बार बार उनसे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी जांच कर दें ताकि उसे पता चल जाए कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर बेटी हुई तो उसकी सास और पति उसे कतई माफ़ नहीं करेंगे। सुमित्रा की बात सुनकर शारदा जी गंभीर हो गई थी, पर उसकी जांच करने के पहले वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जांच करने पर पता चला कि गर्भ में बेटी है तो सुमित्रा बार बार एक ही रट लगाए जा रही थी कि वो उसका अबॉर्शन कर दें। तो शारदा जी ने उसको समझाना चाहा कि वो उसका गर्भपात नहीं कर सकती। जब बेटी पैदा होगी तब उसकी सास और पति अगर दबाव डालेंगे तो उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन अभी उसका गर्भपात करना उसके लिए जानलेवा हो सकता है। शारदा जी की बात सुनकर वो थोड़ी सहज हुई और उनसे दवाई लेकर अपने घर चली गई। उसके बाद सुमित्रा समय समय पर उनके पास जांच के लिए आती रही। सुमित्रा से धीरे धीरे उसकी पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती रही। सुमित्रा ने बताया कि उसके पति घर में अकेले कमाने वाले हैं। उन पर अपनी माँ तथा 2 कुंवारी बहनों की पहले से जिम्मेदारी है। जब उसके भी 2 लड़कियां हो गई तो उसकी सास और पति बहुत बौखला गए थे। अपनी सारी नाराजगी वे सुमित्रा पर निकालते रहते। इसी कारण वो अपनी तीसरी बेटी पैदा नहीं करना चाहती थी। खैर, जैसे जैसे प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था, सुमित्रा के मन में डर और शंकाओं के बादल गहराते जा रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में भी सुमित्रा बार बार याचना कर रही थी, दीदी, यदि ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत हो जाए तो आप कृपया करके मेरी बेटी मेरे घर वालों को नहीं सौंपना। मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली 2 बेटियों की तरह इसको भी जन्म लेते ही अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़े। आपके पास तो ऐसे बहुत से निसंतान दंपति आते होंगे जिनके अपने बच्चे न होने के कारण वे दूसरों के बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। आप कृपया ऐसे ही ज़रूरतमंद दंपति को मेरी बच्ची सौंप दीजिएगा, जहां उसके आगमन का सदैव स्वागत किया जाएगा। कहते कहते सुमित्रा रो पड़ी थी। सुमित्रा की बातों को सुनकर शारदा जी की भी आंखें भर आई थी। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि तुम किसी प्रकार का तनाव मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हारी बेटी को हर तरह से मैं हिफाजत करूँगी, और जब तक कोई सुयोग्य परिवार उसे अपने लिए नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी बेटी को मैं स्वयं अपने पास रखूँगी। उनके आश्वासन मिलने के बाद सुमित्रा भी थोड़ी निश्चिंत सी होकर बोली, दीदी, मैं जीवन भर तनाव मुक्त और निश्चिंत होकर जी तो नहीं पाई, पर आज आपकी बात सुनकर शांति से मर जरूर सकूंगी। ऑपरेशन के दौरान अचानक उसका ब्लड प्रेशर
बहुत बढ़ जाने के कारण उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी। हर संभव प्रयास करने पर भी शारदा जी उसको तो नहीं बचा पाई, पर हाँ, उसकी बेटी जरूर सही सलामत पैदा हो गई। ऑपरेशन के थिएटर से वो बहुत दुखी मन से जब बाहर निकली तो सुमित्रा की सास ने सुमित्रा के स्वास्थ्य के बारे में पूछने के बजाय पहला सवाल ये किया, क्यों डॉक्टर साहब, इस बार तो मेरे पोता ही हुआ है ना? तो शारदा जी ने इनकार करते हुए जब उसे सुमित्रा की मृत्यु और उसके बेटी होने की सूचना दी तो वो अपना सिर पीटते हुए बोल पड़ी, हे भगवान, हमारे तो कर्म ही फूट गए हैं। अरे मेरे बेटे का क्या होगा? इस महंगाई के ज़माने में वो कैसे अपनी 2 बहनों और 3-3 बेटियों का बोझ उठाएगा? फिर सुमित्रा को कोसते हुए बोली, वो अभागी स्वयं तो चली गई, पर जाते जाते ये नई मुसीबत हमारे गले मंड गई। अच्छा होता भगवान उसके साथ साथ इसे भी उठा लेता। सुमित्रा का पति चुपचाप खड़ा अपनी माँ की अनगिनत बातें सुनता जा रहा था। उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपनी माँ के प्रलाप को रोक पाता, बल्कि उसके चेहरे के भावों से तो यही लग रहा था कि वो भी अपनी माँ की बात से सहमत था। उसको देखकर लग रहा था कि उसे अपनी पत्नी की मौत का भी कोई खास दुख नहीं हुआ। उन लोगों के रूप को देखकर शारदा जी को विश्वास हो गया कि सुमित्रा ने ठीक ही कहा था कि उसकी सास और पति कितने निर्दयी लोग हैं। वास्तव में उसकी बेटी को इन क्रूर हाथों में सौंपना उचित नहीं है, पर इसके लिए उसके पति की स्वीकृति लेनी भी जरूरी थी। शारदा जी ने जब सुमित्रा की अंतिम इच्छा के विषय में उन्हें बताया तो उनकी तो जैसे मुंह मांगी मुराद ही पूरी हो गई थी। सुमित्रा का पति 2-4 मिनट अपनी माँ से सलाह मशवरा करने के बाद तुरंत बोला, डॉक्टर साहब, यदि सुमित्रा की भी अंतिम इच्छा यही थी कि इस बच्चे को किसी सुपात्र को गोद दे दिया जाए तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं उसकी अंतिम इच्छा का अनादर नहीं करूँगा। बस यही समझकर संतोष कर लूँगा कि सुमित्रा के साथ बच्ची भी जन्म लेते ही हमसे बिछड़ गई। मैं तो पहले से ही अपनी 2 बहनें और 2 बेटियों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते परेशान हो गया हूँ। अब फिर एक बेटी का अतिरिक्त बोझ मैं नहीं उठा पाऊँगा। इससे तो बेहतर होगा कि इसे किसी सुयोग्य हाथों में सौंप दें, ताकि उसका भविष्य तो संवर जाएगा। सुमित्रा के पति की बात सुनकर शारदा जी भी गंभीर हो गई। हालांकि जानबूझकर अपनी संतान को त्यागने का निर्णय अनुचित जरूर था, पर उसके घर की परिस्थितियों को जानने के बाद वे उसके पति के प्रति भी कुछ नरम हो गई थी। सुमित्रा के पति से अपनी बच्ची से सारे संपर्क तोड़ने के कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के बाद शारदा जी ने उन लोगों को अस्पताल से जाने की स्वीकृति दे दी। सुमित्रा की बच्ची देखने में बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, पर पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण कमज़ोर थी। इसलिए कुछ समय के लिए उसे नर्सरी में रखने का तय किया, ताकि उसकी उचित सार संभाल हो जाए। घर आने के बाद भी शारदा जी का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। बार बार सुमित्रा और नवजात बच्ची की छवि उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। जब तक बच्ची को किसी सुयोग्य हाथों में नहीं सौंप देती, तब तक वो स्वयं भी निश्चिंत नहीं हो सकती थी। शारदा जी के पति ने उन्हें विचार मगन देखकर 1-2 बार टोका भी, पर शारदा जी ने अस्पताल की कोई प्रॉब्लम कहकर बात को टाल दी। दूसरे दिन वो अस्पताल गई तो पहले ही उनके कदम उस नन्ही बच्ची को देखने नर्सरी की ओर बढ़ गए। शारदा जी को बच्ची के पास देखकर नर्सरी की कई नर्सें बच्चे के पालने के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गईं और सभी एक स्वर में बोली, मैडम, कितनी प्यारी और सुंदर बच्ची है ना, इसको तो कोई भी अपना लेगा। उसी समय बच्ची रोने लगी। उसको रोते देखकर सहसा ही शारदा जी का हृदय उमड़ पड़ा। उन्होंने झट से उसको गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। उस नन्ही जान को भी शायद उनके हृदय से लगकर माँ के स्पर्श का एहसास हुआ। तभी तो वो उनकी गोद में जाते ही एकदम से चुप हो गई। बस उसी क्षण शारदा जी ने मन ही मन एक निर्णय ले लिया कि वो उस बच्ची को किसी गैरों को ना सौंपकर स्वयं अपनाएगी।
अब से वो 2 बेटों के साथ साथ एक बेटी की भी माँ बन गई थी। ये एहसास उन्हें अंदर तक सुकून पहुंचा गया था। अपने बड़े बेटे के बाद उन्होंने ईश्वर से बहुत मन्नतें मांगी थी कि अगली बार उन्हें एक बेटी जरूर दें। उस समय तो उनकी कामना पूरी नहीं हुई, पर आज अनायास ही ईश्वर ने उनके ये कामना भी पूरी कर दी। इस प्रकार सविता का शारदा जी के जीवन में आगमन हुआ था। सविता को अपनाने के उनके फैसले से शुरू में तो शारदा जी के पति भी विशेष सहमत नहीं थे। उन्होंने उनको समझाना भी चाहा, शारदा, अब संजय और सुनील भी बड़े हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस फैसले को बच्चे सहज स्वीकार कर लेंगे। इतने वर्षों के बाद हमारे प्यार और दुलार की वो किसी तीसरे बच्चे के साथ आसानी से शेयर नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे भी ये सही नहीं लगा कि तुम इतनी व्यस्तता और इस उम्र में फिर से एक नवजात शिशु का पालन पोषण ठीक से कर पाओगी। वैसे भी अस्पताल और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से तुम्हें समय नहीं मिलता। ऐसे में इस बच्चे को अपनाने का निर्णय मुझे भी ठीक नहीं लगा। तो शारदा जी ने अपने पति को सविता की सारी परिस्थितियां बताई तो उन्हें भी झुकना ही पड़ा। पर मन में अभी भी एक बेचैनी हो रही थी कि अपने पति को तो उन्होंने किसी तरह मना लिया, पर संजय और सुनील की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि दोनों बच्चे उस समय उन लोगों से दूर हॉस्टल में पढ़ रहे थे। खैर, सविता के आने से उन्हें जीवन में एक नया मकसद मिल गया था। हालांकि उसकी परवरिश में शुरू में उन्हें कुछ कठिनाइयां आईं। संजय और सुनील को बड़ा करने के बाद छोटे बच्चों की परवरिश की आदत ही छूट गई थी। फिर से सुसु पोटी से लेकर रातों को जगाने का सिलसिला एक बार शुरू हो गया। पर थोड़े दिनों में अपनी नई जिम्मेदारियों की उन्हें आदत भी पड़ गई थी। जब गर्मी की छुट्टियों में संजय और सुनील घर पर आए तो सविता को देखकर शुरू में तो वो भी बहुत खुश हुए। वो उसके साथ खेलते, कभी उसको दूध पिलाने की कोशिश करते तो कभी कुछ। पर कुछ दिनों बाद ही उन्हें जब लगने लगा कि उनकी मम्मी सारा समय सविता की देखभाल में ही निकाल देती है तो उन्हें सविता की उपस्थिति खटकने लगी। एक बार तो नाराज होकर उन्होंने कह भी दिया, मम्मी, आप सारा समय या तो अपने हॉस्पिटल में व्यस्त रहती हैं या घर पर सविता के देख रेख में लगी रहती हैं। हम इतने दिनों बाद हॉस्टल से आए हैं तो भी आपके पास हमारे लिए समय नहीं रहता। आप इसको जहाँ से लेकर आई हो वहीं वापस छोड़कर आ जाओ। बच्चों की झुंझलाहट नाराजगी को दूर करने का वो हर संभव प्रयास करती, पर एक बात उन्होंने बच्चों के समक्ष स्पष्ट कर दी कि सविता उनकी बेटी है और अब हमारा घर ही उसका घर है, इसलिए उसे वापस भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस तब से ही दोनों भाइयों के मन में सविता के प्रति एक अजीब सी कुंठा घर कर गई थी। बड़े होने के साथ साथ सविता के प्रति उनकी उपेक्षा और नफरत बढ़ती ही गई। इसी बीच सविता भी बड़ी हो रही थी। सविता को भी उन्होंने अच्छे स्कूल में डाल दिया। बचपन से ही सविता पढ़ने में बहुत अच्छी रही। अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती। शारदा जी की बहुत इच्छा थी कि उनके दोनों बेटों में से कोई एक तो उनके व्यवसाय को अपनाए, पर संजय ने MBA में दाखिला लिया और सुनील ने इंजीनियरिंग करने का निश्चय किया। दोनों बच्चे शुरू से ही हॉस्टल में रहने के कारण परिवार से कट से गए थे। कभी कभी उन्हें बच्चों को हॉस्टल में छोड़ने के अपने निर्णय पर पछतावा भी बहुत होता, पर अब क्या हो सकता था। शारदा जी के पति भी अपने बिजनेस में निरंतर उलझे रहे ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी न आए। पर बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उन्होंने अपने माँ बाप से दूरी बना ली थी। MBA करने के बाद सुनील को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसलिए कुछ समय बाद ही वो अमेरिका चला गया और एक बार विदेश जाने के बाद वो वहीं का होकर रह गया। वहीं उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। शादी करने के बाद उन लोगों को अपनी शादी की फ़ोटो भेजकर अपने फैसले की सिर्फ सूचना ही दी थी। संजय ने भी इंजीनियरिंग करने के बाद मुंबई में ही
कुछ समय किसी बड़ी कंपनी में प्रशिक्षण लिया, फिर अपनी फैक्ट्री लगा ली थी। उसने भी वही अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वहीं बसने का फैसला कर लिया। लेकिन सविता ने मेडिकल में प्रवेश लेकर उनकी इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। MBBS करने के बाद वो गायनोकोलॉजी में MS कर रही थी कि उन्हीं दिनों अचानक शारदा जी के पति राम सिंह जी को हृदय का दौरा पड़ा। अचानक ही उनकी स्थिति गंभीर हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों लड़कों को सूचना दी तो बड़े बेटे सुनील ने तो किसी जरूरी काम में व्यस्त होने के कारण आने में असमर्थता प्रकट की। हाँ, छोटा बेटा संजय जरूर उपस्थित हुआ, पर वो भी 1-2 घंटे रहने के बाद आवश्यक काम आ जाने से वापस मुंबई चला गया। उन दिनों सविता ने जी जान एक कर दिया था। डॉक्टरों को बुलाने, दवाइयों की व्यवस्था करने के साथ उन्हें भी हिम्मत बंधाती थी। सविता की सेवा ने शारदा जी के पति राम सिंह जी का मन भी जीत लिया था। उन्होंने अपने अंतिम समय में शारदा जी का हाथ थामते हुए यही कहा, शारदा, सविता ने मेरी जो सेवा की है वो मेरे बेटे भी नहीं कर पाए। सुनील के लिए तो अपने मरते हुए बाप से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका काम है। संजय औपचारिकता निभाने आया भी तो काम का बहाना बनाकर 2-3 घंटे में वापस चला गया। कभी कभी मुझे ये सोचकर ही बहुत घबराहट होती है कि यदि सविता हमारे पास नहीं होती तो हमारी क्या दशा होती। अब जाते जाते मैं इस बात से तो निश्चिंत हूँ कि भले ही हमारे बेटों के पास हमारे लिए समय नहीं है, पर हमारी बेटी तो सुख दुख में सदैव हमारे साथ रही है। वास्तव में सविता को अपनाने का तुम्हारा निर्णय बहुत सही रहा। कहते कहते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। शारदा जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, लेकिन सविता उन्हें हर वक्त साहस दिलाने का प्रयत्न करती रही। अपने पिता को याद कर रोती तो सविता भी बहुत थी, पर उसे इस बात का बहुत बड़ा संतोष था कि अपने अंतिम दिनों में पापा ने भी उसे अपना लिया था। अपने पति के जाने के बाद शारदा जी अंदर तक टूट चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अस्पताल से भी अवकाश ले लिया। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने कल्याणकारी कार्यों में समर्पित करने का फैसला ले लिया। सविता उनका बराबर ध्यान रखती थी। 2 साल बाद सविता के MS करने के बाद शारदा जी ने उसकी शादी उसके सहपाठी सुमित से करा दी और वो भी मुंबई चली गई। सविता की शादी पर उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलावा दिया, पर दोनों ने सविता को मन से कभी अपनी बहन माना ही नहीं था। इसलिए उनका शादी में शामिल न होना उन्हें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगी। सविता मुंबई जाने के बाद भी जब भी मौका मिलता महीने 2 महीने में शारदा जी को संभालने एक चक्कर जरूर लगा देती थी। बस जीवन इसी गति से चलता रहा। पर आज अचानक मिले संजय और सविता के पत्रों ने शारदा जी के जीवन में फिर से एक हलचल मचा दी थी। दोनों ही पत्र मुंबई से आए थे, पर दोनों को लिखने के पीछे उद्देश्य बहुत अलग थे। वो सोच रही थी कि रिश्तों के भी कितने रंग होते हैं। संजय और सुनील को तो उन्होंने जन्म दिया था, उनसे तो उनका खून का रिश्ता था, फिर भी दोनों बच्चों ने इस रिश्ते को कभी भी विशेष महत्व नहीं दिया। जबकि सविता से तो उनका कोई रक्त संबंध नहीं था, फिर भी वो उनके हृदय के कितनी नज़दीक थी। सविता के व्यवहार में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान था। वो सोच रही थी कि लोग कहते हैं खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है, पर उन्हें तो लगता है कि मन के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपने बेटे के पत्र में लिखा कि माफ़ी चाहती हूँ बेटा, लेकिन तुम दोनों भाइयों के लिए तुम्हारे माँ बाप कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि अपने पिता के अंतिम क्षणों में भी तुम दोनों भाइयों के पास अपने पिता के लिए समय नहीं था, तो आज उनकी जायदाद पर भी आपका कोई हक नहीं है। इसीलिए मेरे मरने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी सविता की होगी, क्योंकि वही अपने पिता के अंतिम क्षणों में उनके पास खड़ी थी, और आज के दिन भी वही है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। इसलिए मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कभी मत करना। आपकी माँ शारदा। पत्र लिखकर शारदा जी ने वापस संजय के पास भेज दिया और अपनी बेटी सविता के पास जाने की तैयारी करने लगी।
तो दोस्तों, शारदा जी ने अपने बेटे की बात ना मानकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।